प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था, 10 और 11, जो कि दो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया था। और उसके बाद आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब 12 से लेकर के 22, ये जो फर्स्ट टॉपिक है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बस कहने का मतलब कि अभी तक अगर देखा जाए तो 2022 तक, मतलब 2000 से लेकर के 2020 तक इस टॉपिक से जो 22 क्वेश्चन पूछा गया है, उस 22 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हाई लेवल का था, और बाकी सारा या तो मीडियम लेवल का है या फिर लो लेवल का है। मतलब जैसा पैटर्न था वैसे ही 50% ईजी होता है, उसके बाद 25% मीडियम होता है, और उसके बाद 25% डिफिकल्ट होता है। तो अगर यहाँ पर 22 में देखा जाए तो 25% के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम था। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। बोल रहा है द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। नोट कर लेते हैं, स्टील वायर का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट, इसका लेंथ को जो है ना कांस्टेंट रखना है, मतलब डेल एल जो होगा वो 0 होगा, लेंथ इंक्रीज नहीं करना चाहिए। डेल एल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्रेशर पूछा है, पूछा क्या है हम लोग से? प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, स्ट्रेस कितना उस पर अप्लाई करें। टेम्परेचर इज रेल्ड बाई 100 डिग्री, टेम्परेचर कितना बढ़ गया है? टेम्परेचर को बढ़ा करके इन्होंने 100 डिग्री कर दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। फॉर स्टील यंग मॉडुलस दे दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों दे दिया है, इन दोनों का ही जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग किस तरह से सॉल्व किए थे? 2019 वाला अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, 2019 या फिर 2020 में पूछा था, तो यहाँ पर डेल एल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज किए थे। सबसे पहले तो यंग मॉडुलस हम लोग जो जानते हैं वो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा एल निकाल लें तो डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई। तो ये बोल रहा है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरह से फोर्स की वजह से जितना, मतलब वो टेम्परेचर की वजह से जितना रड एक्सपेंड करना चाहेगा ना, फोर्स लगा करके उसको वहीं पर रोक दिया गया है। मतलब यहाँ पर दो तरह का काम कर रहा है फोर्स। एक फोर्स जो है, एक जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको, एक तो थर्मल हीट की वजह से, टेम्परेचर रेंज की वजह से वो रड एक्सपेंड होना चाहेगा, और दूसरा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? अपना लेंथ बढ़ने नहीं देगा। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ए डेल्टा एल स्ट्रेस की वजह से हुआ, और ए इक्वल होगा किसके? ए इक्वल हो जाएगा थर्मल जो एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम लोग जो एल का वैल्यू निकालते हैं डेल्टा एल, वो होता है एल अल्फा इंटू डेल टी के बराबर। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे एल अल्फा इंटू डेल टी। हालांकि डेल टी का वैल्यू कितना? 100 दे रखा है। यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है? स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ से स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा वाई अल्फा इंटू डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अब सारा का वैल्यू हम लोग एक बाई एक 1 बाई 1 करके पुट कर देंगे। वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यंग मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है? थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर है 1.1 इंटू 10⁻⁻5। और उसके बाद फाइनली डेल टी टेम्परेचर चेंज कितना है? 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.2 इंटू 10⁻11 में से 5 गया तो 6, 6 और 2 8, मतलब 2.2 इंटू 10⁻8। आंसर कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। मतलब क्वेश्चन ए क्या था? काफी ज्यादा आसान था। मतलब जो 2014 में इसको सॉल्व करके बैठा होगा एग्जाम देने, और 2019 वाला आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम लोग मीडियम लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे। मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है स्टूडेंट, हर चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं कोई स्टूडेंट, तो 75% क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा मेंस का। और जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन बताया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था, अगर उस लेवल का क्वेश्चन स्टूडेंट हर चैप्टर से सॉल्व करना जानता है तो 100% सॉल्व करके आएगा। हालांकि वो ट्राई करना नहीं चाहिए, ठीक है। सेटिस्फाई रहना चाहिए कि हमको 75% ही क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, क्योंकि उस चक्कर में लोग करते क्या है, एक ही चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करते चले जाते हैं और लास्ट में उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो वो जब होता है एक्सट्रीम लास्ट में उसको ट्राई करना है, या फिर ट्राई ना भी करे, अपना कॉमन सेंस जो आदमी का होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, उसका यूज करके अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है, उसके लिए अलग से मेहनत करना नहीं पड़ता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि अपना कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखे। बेसिक क्वेश्चन बनना चाहिए, मीडियम लेवल का क्वेश्चन
बनना चाहिए, ताकि 75% कोई ना रोके। 75% क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में से हम सॉल्व करके ही निकले, लास्ट में सोचेंगे 25% का करना क्या है। यहाँ 100% लाने के चक्कर में लोग 25% भी सॉल्व करके नहीं आते हैं। मतलब वही होता है, टॉप करने के चक्कर में क्वालिफाई भी लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2 ब्लॉक ऑफ मास एम एंड कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम है, दूसरा का कैपिटल एम है, आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ ए मेटल वायर, मेटल वायर से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए दे रखा है। पास कर रहा है एक फ्रिक्शन लेस पुली से, द सिस्टम इज देन रिलीज। बोल रहा है कि ए वाला जो वैल्यू है ना 2m के बराबर है, ए वाला एम है, इसको एक साथ छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ने के बाद स्ट्रेस कितना होगा, तो स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग जानते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फोर्स बटा एरिया। फोर्स की जगह पर यहाँ पर हम लोग का टेंशन टी आ जाएगा, टी बटा एरिया। एरिया तो ए ही दे रखा है, बस हम लोग को टी निकाल लेना है। तो अगर मान लेते हैं इसमें फोर्स नीचे लग रहा होगा 2mg, तो दो इक्वेशन बनेगा। अगर इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाए, एक्सेलरेशन मान लेते हैं नीचे की ओर a होगा, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू, क्योंकि टी ऊपर लग रहा है, ये जो टी टेंशन टी है ऊपर की ओर लग रहा है, इज इक्वल टू 2m इंटू ए। अगर इस बॉडी के लिए लिखेंगे तो टी ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन a इसमें क्या रहेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इसमें लिख सकते हैं टी माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a आ जाएगा इस तरह से, और अगर हम लोग इसको घटा दें, a माइनस हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा, तो a वाला टर्म कैंसिल, और इधर आ जाएगा 2mg और प्लस 2mg 4mg और माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 4mg। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4mg/3। अब हम लोग क्या निकालना था, स्ट्रेस निकालना था, टेंशन बटा एरिया करना था। तो ये हम लोग कर लेंगे 4mg/3 और एक तो एरिया नीचे में, मतलब कि हम लोग का आंसर आ रहा है 4mg/3 है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, इसमें है एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक कॉपर वायर है, इसका लेंथ दे दिया है, कॉपर वायर का लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 0.5, स्टील वायर है उसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर, हैविंग इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और ए दोनों का एज्यूम कर लेते हैं। आर ज्वाइंट इंड टू इंड, दोनों को इंड टू इंड इस तरह से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट है दोनों। ऊपर मान लेते हैं ये कॉपर हो गया और ये हो गया स्टील, लेंथ दोनों का अलग अलग है। द कंपोजिट वायर इज स्ट्रेच्ड बाई सर्टेन लोड विच स्ट्रेचेज द कॉपर वायर बाई 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर जब हम लोग लोड लगाते हैं ना, नीचे की ओर अगर ए फोर्स लगा देते हैं, तो ए बोल रहा है कि इसमें जो स्ट्रेचिंग, इसमें जो चेंजिंग आ रहा है ना डेल्टा एल में, वो कितना आ रहा है, उसमें डेल्टा एल में जो चेंजिंग आ रहा है 1 मिलीमीटर आ रहा है। तो इसको लिख लेते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ऊपर वाला का डेल्टा एल दे दिया है, नीचे वाला का डेल्टा एल नहीं पता है। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर एंड स्टील, कॉपर का यंग मॉडुलस कितना दे रखा है, इतना। ए हो जाएगा किसके लिए, कॉपर के लिए, और ए हो जाएगा स्टील के लिए। ठीक है, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द कंपोजिट, बोल रहा है कि टोटल मिलाकर कितना एक्सपेंड करेगा। कहने का मतलब कि एक का तो डेल एल दे दिया है, दूसरा का डेल एल हम लोग को निकालना है। ठीक है, और फिर दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम लोग जानते हैं y बराबर कितना होता है, y का जो फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, फोर्स बटा एरिया और डेल एल बाई एल। यहाँ से अगर डेल एल निकाल लेते हैं तो डेल एल का फार्मूला बन जाता है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए वाई। ठीक है, ये हो गया डेल एल का फार्मूला। अब यही कॉपर के लिए भी लागू होगा और यही स्टील के लिए भी फार्मूला लागू होगा। तो इसका जो वैल्यू है, अगर हम लोग कॉपर के लिए देखें तो कॉपर के लिए इसका वैल्यू दे दिया है 1 × 10⁻³ 10⁻³। ठीक है, अब कॉपर का लेंथ हम लोग को पता है, यहाँ से आ जाएगा एफ इंटू लेंथ का वैल्यू कितना है कॉपर का, 1 मीटर है, तो 1 मीटर ले लेते हैं। ए हम लोग को नहीं पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वाई का वैल्यू पता है। वाई का वैल्यू कितना दे रखा है कॉपर का, 10⁻11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻³ यहाँ से अगर एफ बाई ए हम लोग निकाल लें तो एफ बाई ए का वैल्यू हो जाएगा
एफ बाई ए हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻11। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 10⁻11 ये हो जाएगा 10⁻11 इज इक्वल टू 10⁸। ठीक है, ये जो एफ बाई ए है ना, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, तो ये ए वाला जो एफ बाई ए आया है वही हम लोग का स्टील वाला में यूज कर सकते हैं डेल्टा एल निकालने के लिए। तो अब स्टील वाला का डेल्टा एल निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो स्टील वाला डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ बाई ए इंटू एल बाई वाई, फॉर्मूला सेम रहेगा एल बाई वाई। एफ बाई ए का वैल्यू 10⁸ हम लोग निकाल चुके हैं। एल का वैल्यू हाफ मीटर बोला है कि उसका जो लेंथ है ना वो हाफ मीटर है, तो इसको 1/2 कर लेते हैं। और वाई का जो वैल्यू दे रखा है स्टील के लिए 2 इंटू 10⁻11। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसको 100 कर लेते हैं, 100/4 इंटू, अब 10⁸ में से 2 जीरो निकाल लिए तो ये बच गया 10⁻6। 10⁻6 डिवाइडेड बाई ए बच गया 4 तो लिख चुके हैं, सिर्फ ए बच गया 10⁻11। 10⁻11 तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5। ये हम लोग का आंसर किस चीज़ में आया है, मीटर के टर्म में आया है। इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2। 25 इंटू 10⁻⁻2 मतलब कि 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का डेल्टा एल कितना था, फर्स्ट वाला का डेल्टा था 1 मिलीमीटर है, इसका आया 0.25 मिलीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना लेंथ बढ़ रहा है, 1.25 मिलीमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पीछे के वीडियोज में हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मतलब कि ये भी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके गया होगा उसका ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए यूनिफॉर्म वायर जिसका यंग मॉडुलस दे रखा है इज सब्जेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल टेंसिल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस दे दिया और यंग मॉडुलस दे दिया। इफ ओवरऑल वॉल्यूम चेंज इन वायर इज 0.002%, यहाँ पर वॉल्यूम में जो चेंजिंग है ना, मतलब वो डेल वी बाई वी का वैल्यू दे रखा है। डेल वी बाई वी कितना दे रखा है, 2/100 कितना हो जाएगा, 0.02/100। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/10⁴। तो ये डेल वी बाई वी का वैल्यू दे रखा है। उसके बाद हम लोग को पूछ रहा है द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द वायर, मतलब डेल आर बाई आर का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, डेल आर बाई आर का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 10, उसी का एक छोटा सा फॉर्म है। मतलब कि जो ए बना लिया होगा ना, हो सकता है 10 ट्राई किया होगा, या फिर जो 10 बना लेगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सिलेंड्रिकल वायर के लिए, अगर वायर है तो यहाँ पर वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, अगर उसका लेंथ एल है तो उसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एल लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग डेल वी बाई भी निकालने जाएंगे तो ए आ जाएगा पाई, कॉन्स्टेंट के लिए हम लोग कुछ लिखते नहीं है, आर स्क्वायर को लिखेंगे 2 डेल्टा आर बाई आर, जो कि पीछे वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर था वहाँ पर इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है, नीट प्रीवियस ईयर में भी और मेंस प्रीवियस ईयर में भी। और प्लस एल के लिए यूज करेंगे डेल्टा एल बाई एल। अब ए तो दे रखा है 2/10⁴, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10⁴। 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर हम लोग को निकालना है, और प्लस डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल का वैल्यू कितना दे रखा है, डेल्टा एल हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर यंग मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10⁻11। यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻7। और स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन निकालेंगे तो 5 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻11 ऊपर जाएगा तो -4। ठीक है, 11 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो 7 - 11 -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर मिलेगा। 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4, और वो वाला इधर आकर के माइनस हो जाएगा 2.5
इंटू 10⁻⁻⁴। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो घटाने के बाद 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये यहाँ से डेल्टा आर बाई आर निकाल लेते हैं तो ए आ जाएगा इसका आधा, मतलब 0.5 का आधा 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यही था फ्रैक्शनल डिक्रीज। फ्रैक्शनल डिक्रीज निकाल लेंगे, ए हम लोग का आंसर आ जा रहा है। और ए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है? 15 का 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। मतलब ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दो तरह का वायर यूज किया गया है, एक स्टील और दूसरा ब्रास का वायर यूज किया गया है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ रेडियाई यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर आर गिवन। अब यहाँ पर दे रखा है लेंथ का रेशियो, मतलब L1, इसको L1 इसका नाम दे देते हैं और इसका नाम L2 दे देते हैं। तो L1/L2 कितना है? L1/L2 ए है। इसके अलावे यंग रेडियाई का R1/R2 कितना है? ए बी दे रखा है। और इसके अलावा यंग मॉडुलस का रेशियो दे रखा है Y1/Y2 इज इक्वल टू सी। तो बोल रहा है कि देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो डेल्टा L1/डेल्टा L2 क्या होगा? तो डेल्टा L1 का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। डेल्टा L1 अगर निकालना है तो हम लोग को यूज करना होगा फोर्स इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वाई। ये फार्मूला हम लोग डेल्टा 1 निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग y निकालेंगे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, उसी को बस डेल्टा L को इधर लेकर के चले गए हैं। उसी तरह से अगर डेल्टा L2 निकालेंगे तो ए आ जाएगा सेम एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। बस यहाँ पर ए F1 L1 A1 Y1 होगा और F2 L2 A2 Y2 होगा। अगर इसका हम लोग रेशियो ले लें तो रेशियो लेने से ए बन जाएगा डेल्टा L1/डेल्टा L2 इज इक्वल टू F1 L1 बटा F2 L2 इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल FL का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? A और Y का। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 Y1। इस तरह से जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो सामने लिखेंगे और जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो उल्टा करके लिखेंगे। अब हम लोग को बस सारा का वैल्यू पुट कर देना है। इसमें अननोन क्या है? अननोन सिर्फ F1 और F2 है। तो अगर यहाँ से F1 हम लोग निकालने जाएंगे, ये हमारा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा F1 और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा F2। जब F1 निकालेंगे तो 2m और 1m टोटल मिलाकर कितना है? 3mg। F1 हो जाएगा 3mg के बराबर। और अगर F2 निकालेंगे तो ये हम लोग का सिर्फ 2m नीचे मास लगा हुआ है, तो 2mg के बराबर हो जाएगा F2, है ना। ऊपर टेंशन फोर्स T लग रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है? 2mg बैलेंस कर रहा है। तो F1 और F2 भी हम लोग का निकल गया। A1 A2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, क्योंकि पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। जब एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई पाई कैंसिल, मतलब ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। ठीक है, अब सारा का वैल्यू हम लोग 1/1 करके पुट कर देते हैं। सबसे पहले F1/F2 हम लोग का जो आया है वो 3/2 आया है। mg कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद L1/L2 ऑलरेडी A लिखा हुआ है। उसके बाद A2/A1 जब निकालेंगे तो ये R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर के बराबर आएगा। और R2 बटा R1 कितना हो जाएगा? ये R1/R2 है, उसको उल्टा करेंगे तो 1/B स्क्वायर आएगा। उसके बाद फाइनली Y2/Y1 ये कितना हो जाएगा? 1/C। Y2/Y1 निकालेंगे, Y2/Y1 इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/C। सारा वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब बस पुट कर देना है, तो यहाँ पर बारी बारी पुट करते हैं। F1/F2 कितना? 3/2। L1/L2 कितना? A। उसके बाद A2/A1 कितना? 1/B स्क्वायर। और फाइनली Y2/Y1 कितना? 1/C। तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है? 3A/2B स्क्वायर C। 3A/2B स्क्वायर C। तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान था, इसका सही आंसर क्या हो गया? C हो गया। मतलब वही बात वही कि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 दे रखा है ए स्टील वायर कैन सस्टेन 100 kg, ठीक है, वेट विदाउट ब्रेकिंग। 100 kg वेट सस्टेन कर सकता है, ठीक है। मतलब फोर्स का वैल्यू कितना दे दिया है? 100 इंटू जी। mg का वैल्यू इतना, मतलब इतना फोर्स इस पर लग सकता है, इतना टेंशन उसके अंदर आ सकता है।
इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब बोल रहा है कि वायर को 2 पार्ट में कट कर दिया गया है, ठीक है। एक वायर था जिसपे लोड कितना मैक्सिमम हम लोग दे सकते थे, 100 जी के बराबर दे सकते थे। अब बोल रहा है कि इस वायर को कट करके 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। इस पार्ट कैन सस्टेन ए वेट, तो बोल रहा है कि अब ए वाला जो पार्ट है वो कितना वेट सस्टेन कर सकता है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो दोनों के लिए, वायर के लिए दोनों के सेम ही रह जाएगा, फोर्स बटा एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। तो यहाँ पर एरिया चेंज हुआ नहीं है, चेंज क्या हुआ है, लेंथ चेंज हुआ है। तो स्ट्रेस बराबर हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे 100 जी, मतलब फोर्स बटा एरिया क्रॉस सेक्शन ए एज्यूम कर लेते हैं, और यही स्ट्रेस इसका भी रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस के लिए W बाय एरिया यूज कर लेंगे, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन तो चेंज हुआ नहीं है, तो वेट कितना सस्टेन कर सकता है, उतना का उतना ही 100 kg। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वायर का टूटना, मतलब उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, और दूसरा वो जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो वायर को अगर कट के 2 3 4 या 5 पार्ट कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो लोड कैपेसिटी है, ठीक है, वेट का जो कैपेसिटी है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो सेम के सेम रहेगा। उस पर फोर्स जो लोड हम लोग लगा सकते हैं वो 100 kg ही लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, मतलब 100 kg का 100 kg ही रह जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्ट्रक्चर स्टील रॉड हैज ए रेडियस 10 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस हम लोग नोट कर लेते हैं। रेडियस दे रखा है 10 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितना है, 1 मीटर। 100 किलो न्यूटन फोर्स कितना दे दिया है, 100 किलो न्यूटन। फोर्स स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ। अब 100 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। यंग मॉडुलस दे रखा है y का वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, ठीक है। द परसेंटेज स्ट्रेन, तो परसेंटेज स्ट्रेन कितना होगा, तो सबसे पहले तो स्ट्रेन निकाल लेते हैं। स्ट्रेन का क्या हो जाएगा वैल्यू, हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना है, फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। एरिया हम लोग कितना यूज करेंगे, एरिया हो जाएगा πr²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा, फोर्स बटा एरिया। और यहाँ पर ए स्ट्रेन का हम लोग डेल्टा L/L एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि कुल मिला के हम लोग को पहले स्ट्रेन ही चाहिए। तो यहाँ से अगर इसको इस तरफ लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻4, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी 10⁻4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 और 2 कितना होगा 5, 10⁻5, 10⁻5। और ये वाला ऊपर जाकर कितना हो गया 10⁻4 हो गया, और पाई तो रहेगा ना, पाई नीचे ही रहेगा, ये वाला टर्म नीचे चला आएगा 2 इंटू 10⁻11। तो ये हम लोग का बन जा रहा है 10⁻1/2 पाई इंटू 10⁻9 में से 11 गया तो -2। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/2 इंटू 3.14 बच जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना ये % में आएगा आंसर, ठीक है। इसमें सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ से जब एप्सिलॉन का वैल्यू निकालेंगे तो पाई इंटू 10⁻4 तो नीचे रहेगा ही, तो पाई लिखे 10⁻4 ऊपर चला गया, आई पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 0.16%। इसका सही आंसर कौन सा है, ए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 दे रखा है द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ। यहाँ पर ए लोड दे रखा है, ए इलोंगेशन दे रखा है, आर शोन इन द फिगर। यहाँ पर बोल रहा है कि फिगर में दिखा करके रखा हुआ है। द थिनेस्ट वायर, बोल रहा है कि इसमें वायर में सबसे पतला वायर कौन सा होगा। पतला वायर वही होगा जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा, जिसको जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा पतला होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इलोंगेशन किस में है, सबसे ज़्यादा इलोंगेशन ए में है, उसके बाद बी में, उसके बाद सी में, उसके बाद डी में। लोड पर डिपेंड नहीं करेगा कौन ज़्यादा पतला होगा, पतला इसी पर डिपेंड करेगा कि वायर खिंचाया कितना है, ठीक है। और बोल रखा है कि 4 वायर, सबका लेंथ क्या था, सेम था, और सब सेम मटेरियल का बना हुआ था, और सबसे ज़्यादा इलोंगेशन इसका है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 2 वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, मतलब दोनों वायर का वाई 100% सेम रहने वाला है। एंड हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बोल रहा है कि दोनों का सेम है।
हाउ ओवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एक वायर जो है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वायर वन हम लोग का ए वाला हो जाएगा और वायर टू जो है इसको इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, इसका बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और दो वाला जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है, तो जो मोटा होगा वो क्या होगा, उसका लेंथ कम होगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा वो। तो इतना नोट कर लिए। दोनों का वॉल्यूम बोल रहा है कि सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। V1/V2 जो होगा हो जाएगा A1 इंटू L1, एरिया इंटू लेंथ मिलाकर के वॉल्यूम बनता है, बाय A2 इंटू L2। तो एरिया तो बोल रखा है कि एक का ऊपर वाला का A है और नीचे वाला का 3A है, ये हो जाएगा L1/L2। वॉल्यूम बोल रखा है कि दोनों का सेम है। ठीक है, अगर V या V दोनों लिख दे तो कैंसिल होकर के 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर L1/L2 निकाल ले तो L1/L2 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 3/1 आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रहने देते हैं, मतलब कि अगर हम लोग इसको 3x जूम कर ले तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, x जूम हो जाएगा। इस तरह से लेंथ का रेशियो दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर वन इज इंक्रीज डेल एक्स, बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है ना हम लोग डेल एक्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कोई फोर्स इसमें लगा हुआ, कोई फोर्स एफ लगा करके, है ना, यहाँ पर फोर्स एफ बोल रखा है कि एफ लगा करके उसका जो लेंथ है डेल एक्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर टू बाय द सेम, बोल रहा है कि दोनों में जो इंक्रीमेंट है ना और डेल एक्स ही रखना है। इसमें फोर्स एफ लगा है तो इसमें बताओ एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला में कितना फोर्स लगा होगा। तो हम लोग वाई निकाल लेते हैं, दोनों का वाई क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे। वाई का वैल्यू क्या होता है, फोर्स बटा एरिया इंटू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, डेल एल बाई एल। तो सबका अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर F1 A1 L1 और डेल्टा L1 रहने वाला है, तो डायरेक्ट हम लोग इक्वल कर लेते हैं। Y2 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये Y1 हो गया, ये Y2 हो जाएगा F2 A2 L का वैल्यू L2 और डेल्टा L2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल करेंगे तो F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू F है। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पहला वाला का एरिया A है तो A लिख लेते हैं, इंटू डेल्टा L1 का वैल्यू कितना है, L1 है 3x, तो यहाँ पर 3x नोट करेंगे। डेल्टा L1 को डेल्टा x लिखेंगे क्योंकि वो डेल्टा x है। दूसरा तरफ F2 हम लोग को नहीं पता है, L2 का वैल्यू x है और है ना इसका जो वैल्यू कितना है x है। एरिया कितना है उसका 3a और a वाला डेल्टा x ही रहेगा। तो डेल्टा x कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया और a से a कैंसिल हो गया, मतलब कि बच गया 3f इज इक्वल टू F2/3। यहाँ से अगर F2 निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9f आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा है, सी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में दे रखा है ए वायर इलोंगेट बाय L मिलीमीटर व्हेन ए लोड L इज हैंग्ड। एक वायर है और इसमें एक लोड W दे दिया गया है और इससे क्या होता है, ए वायर इलोंगेट बाय L मिलीमीटर, ये L मिलीमीटर बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर डेल्टा L का जो वैल्यू है ना वो कितना है, L मिलीमीटर। अब क्या बोल रहा है, द वायर गोज ओवर ए पुली एंड टू वे W आर हैंग। बोल रहा है कि अब इस वायर को एक पुली से पास करवाया जाता है और पुली से पास करवा करके दोनों में जो लोड है ना W दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब इलोंगेशन कितना होगा, इसमें डेल्टा L का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों का फिर से क्या होगा, Y का वैल्यू तो सेम ही रह जाएगा। और फोर्स की बात करें तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, पहला वाला में Y कितना आएगा, फोर्स बटा एरिया इंटू डेल्टा L/L, ये आ जाएगा, है ना। सेकंड वाला में Y2 का Y1 का वैल्यू हो जाएगा और Y2 कितना होगा, Y2 अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पर ये दो पार्ट में बट रहा है, ये यहाँ से दो पार्ट ब्रेक हो गया है। तो टोटल इलोंगेशन अगर इसका निकालना है ना तो डेल्टा L1 इसका पहले निकाल लेंगे और उतना ही फिर इधर वाला का भी हो जाएगा। तो डेल्टा L और डेल्टा L मिलाकर के 2 डेल्टा L हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले एक तरफ का निकालते हैं, एक तरफ का निकाल करके
और उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इसका टोटल इलोंगेशन निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो फोर्स एफ है, यहाँ पर ए है। अगर यहाँ पर फोर्स देखा जाए ना, तो अगर इसमें जो टेंशन था टी था, टी को ए बैलेंस कर रहा था, है ना, तो टी बराबर डब्ल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो टेंशन फोर्स टी लग रहा है ना, उसको नीचे बैलेंस कौन कर रहा है, डब्ल्यू। मतलब फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, टी दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर भी एफ लिखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज हुआ नहीं है, हाँ एल में चेंज हो गया। इसमें एल जो था एल मिलीमीटर था, फिर यहाँ पर आधा हो गया, तो ए वाला लिख लेंगे एल बाई 2। और डेल्टा एल इसका हम लोग को नहीं पता है, इसका डेल्टा एल के जगह पर हम लोग डेल्टा एल ही रहने देंगे। और इसमें एक काम करते हैं ना इसका, क्योंकि ये डेल्टा एल के जगह पर एल दे रखा है, और ए वाला जो हम लोग का है टोटल लेंथ है वायर का, तो इसको कैपिटल एल से रिप्लेस कर देते हैं। डेल्टा एल के जगह पर क्या लिखना है, एल लिखना है, तो चलो ए से कर दिए। और इसका डेल्टा एल हम लोग को पता नहीं है, क्लियर है, ठीक है। जैसे डेल्टा एल बाई एल जो हम लोग को यूज करना था स्ट्रेन, स्ट्रेन के जगह पर डेल्टा एल बाई एल, टोटल लेंथ हम लोग कैपिटल एल एज्यूम कर लिए। डेल्टा एल को बोल रहा है कि एल मिलीमीटर ले लो, क्योंकि इतना ही इलोंगेशन हुआ है, तो डेल्टा एल बाई एल ले लिए यहाँ पर, मतलब कि एल बाई एल ले लिए। लेकिन यहाँ का डेल्टा एल हम लोग को नहीं पता है, वो हम लोग को निकालना है। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे एफ बटा ए इंटू कैपिटल एल बाई एल, जो कि इसका एलोंगेशन था, इक्वल टू एफ बटा ए जो कि चेंज नहीं हुआ है, और एल बाई 2 इंटू डेल्टा एल इसका पता नहीं है, निकालना है। तो ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल, तो 2 इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आ गया, एल। तो यहाँ से अगर डेल्टा एल निकाल लें कितना आ जाएगा, एल बाई 2। तो यहाँ पर जो इलोंगेशन इस तरफ आ रहा है एक तरफ, वो आ रहा है एल बाई 2, लेकिन वो इतना ही फिर इलोंगेशन इस तरफ भी होगा, क्योंकि इस तरफ भी फोर्स लग रहा है। तो एक कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल का एल ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें अगर लोड बढ़ा करके इस तरह से पुली के सहारे मोड़ देते हैं, तो इसका जो इलोंगेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर ए जो पहले से था वही रह जाएगा। तो ये था इस टॉपिक का शायद लास्ट क्वेश्चन। तो आगे हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक नंबर 2, आगे हम लोग का टॉपिक नंबर 2 शुरू होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन था टॉपिक 1 का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉपिक 2 का सारा क्वेश्चन। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, थैंक यू।